देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स हैं उनसे जो भी एलिमेंट हम उस एक मैप में शो कर रहे हैं, जो भी तत्व दिखा रहे हैं, उसका और उस स्थान का जो संबंध है उसके बारे में पता चलता है। यानी उनके बीच में जो है एक तरह का कॉजल रिलेशनशिप, ठीक है, कारण प्रभाव का संबंध उनमें रहता है। ठीक है, कारण और प्रभाव का संबंध जो उस एलिमेंट में और उस एरिया में के बीच में रहता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, दीज डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स आर नेम्ड आफ्टर द मैपिंग मेथड्स यूज इन इट्स मेकिंग। तो ये जो बहुत तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मैप हैं, तो इन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम रखते हैं। ठीक है, तो वितरण मानचित्र, तो ये हम कहेंगे कि ये सामान्य नाम हो गया, ठीक है, जर्नल नेम हो गया। उसके बाद बहुत तरह के जो है डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स होते हैं, तो उनके नाम रखते हैं। तो यानी तरह तरह की जो मेथड्स होते हैं जिनको हम आगे करेंगे, तो बहुत तरह के जो है विधियों से जो इन मानचित्र डिस्ट्रीब्यूशन वितरण मानचित्रों को बनाया जाता है। तो जिस भी विधि का प्रयोग किया जाता है उस विधि के आधार पर ही उस जो है डिस्ट्रीब्यूशन मैप का हम नाम रख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन का जो घनत्व है या कंसंट्रेशन है उसको दिखाने के लिए हम जो है डॉट जो है मेथड का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा मैप जिसमें जो है वितरण डॉट के माध्यम से दिखा जाता है, ठीक है, तो उसको बिंदुओं के माध्यम से दिखा जाता है, तो उस तरह के मैप को, ऐसे मानचित्र जिनमें डॉट मेथड यूज होता है, तो हम उनको डॉट मैप बोल रहे हैं। ऐसे मैप जिसमें समान रेखाएं के जरिए हम किसी भी जो है चीज का वितरण दिखाते हैं, तो हम उसको आइसोप्लैथ, यानी आइसोप्लैथ समान रेखाएं होती हैं, तो आइसोप्लैथ जो टेक्निक है या मेथड का जो प्रयोग करते हैं, तो उसके आधार पर जिन मैप में इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, आइसोप्लैथ टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, हम उसको आइसोप्लैथ मैप बोल देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कोरोप्लैथ मैप होते हैं जिसमें क्या है, छाया जो है विधि, ठीक है, वर्ण छाया विधि, यानी तरह तरह की जो शेड्स हैं या छाया हैं, ठीक है, तो वर्ण जो मात्री जो होते हैं, तो उसमें अगर इस टेक्निक का जिन मैप में यूज किया जाता है किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए, तो उस तरह के मैप को हम कोरोप्लैथ मैप बोल देते हैं। तो यानी अलग अलग तरह के, यानी विभिन्न प्रकार के जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैप देखने को मिलेंगे, तो उनके जो नाम हैं उसमें प्रयोग की गई, ठीक है, तो मानचित्रण की जो विधि होती है, मानचित्र बनाने की जो विधि होती है, उसके नाम पर ही उनके नाम हम रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे हम इनको बहुत डिटेल में कर रहे हैं। पहले बात तो हमने मैप्स के भूगोल में क्या इंपॉर्टेंस है वो हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, कि जो है ज्योग्राफी को मैप के बिना नहीं पढ़ा जा सकता। जिस तरीके से एक लेखक के लिए पेन जरूरी होता है, ठीक है, तो लेखन का काम जो है बिना पेन के नहीं हो सकता। और जैसे किसी योद्धा है, उसको युद्ध लड़ने के लिए जैसे तलवार के बिना काम नहीं चल सकता, उसी तरीके से ज्योग्राफी को जो पढ़ने के लिए है जो है मैप जरूरी होती है। ज्योग्राफी को बिना मैप्स के नहीं पढ़ा जा सकता, वो दोनों एक दूसरे के बिना एक तरह से अधूरे हैं, वो ज्ञान तुम्हारा ज्योग्राफी का अधूरा रहेगा। ठीक है, तो वो तो थी मैप्स की इंपॉर्टेंस। ठीक है, मैप्स में क्या दिखाते हैं, जो है स्पेस और स्पेशल इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं, और ज्योग्राफी में भी हम किसको डील करते हैं, यहाँ पे आते हैं एक बार। ठीक है, ज्योग्राफी इज ए कोरोलॉजिकल साइंस। ये कुछ शब्द हैं, टर्म हैं, इनको दिमाग में बिठा लें। ठीक है, तो जो हिस्ट्री है वो एक क्रोनोलॉजिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें समय के काल क्रमबद्ध जो है सब्जेक्ट है, जिसमें काल क्रम के अनुसार, समय के अनुसार चीजों का अध्ययन किया जाता है। और ये जो शब्द है कोरो, ठीक है, कोरोलॉजिकल में ये जो शब्द है कोरो, इसका अर्थ होता है स्थान। तो ये कोरोलॉजिकल साइंस है। ठीक है, ये कोरो मतलब स्थान या क्षेत्र। ठीक है, तो ये अक्षेत्र वर्णात्मक विज्ञान है, यानी इसमें अक्षेत्रों का वर्णन किया जाता है। ठीक, उसमें किसी भी चीज का अक्षेत्र के अनुसार स्थानों के अनुसार जो है उसका अध्ययन किया जाता है। जबकि हिस्ट्री में किसी भी चीज का क्या है, क्रोनोलॉजिकल वे में, ठीक है,
कालक्रमबद्ध से उसका जो है अध्ययन किया जाता है। इसीलिए ये साइंस है, कैसी है, कोरोलॉजिकल साइंस है, जिसमें स्थानों के अनुसार अध्ययन किया जाता है। ये आपको पहले पता ही है कि ज्योग्राफी में जो सारी चीजें हैं, ठीक है, स्थान के अकॉर्डिंग ही पढ़ी जाती है। तो ज्योग्राफी इज ए कोरोलॉजिकल साइंस, ठीक है। और क्या करती, इसीलिए एक कोरोलॉजिकल साइंस है, इसीलिए क्या करती, डील्स विद द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए ये डील किससे करती है, क्या इसमें क्या किया जाता है फिर ज्योग्राफी में, इस वजह से स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा जाता है। किन्हीं भी चीजों का स्थानिक वितरण, स्थान के अनुसार वितरण दिखाते हैं। और किन का, नेचुरल एलिमेंट का और कल्चरल एलिमेंट का, ठीक है। ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के धरातल पर, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक तत्व या कोई भी सांस्कृतिक तत्व का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हम भूगोल में दिखाते हैं, क्योंकि भूगोल एक कोरोलॉजिकल साइंस है, क्योंकि भूगोल में जो चीजों को स्थान के अनुसार जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या, विद इट्स कॉजल एक्सप्लेनेशंस, और साथ में भूगोल में ये नहीं है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाते, साथ में उसकी कॉजल एक्सप्लेनेशन की कारण क्या है, कोई चीज कहीं पर मिल रही है, किसी चीज का वितरण कहीं पर है, तो वो किस वजह से है, कॉजल मतलब कारण से संबंधित है, तो साथ में उसके कारणों की व्याख्या भी भूगोल में की जाती है। तो भूगोल में कोई चीज, कोई भी एलिमेंट, कोई भी हो सकता है, कोई नेचुरल एलिमेंट हो सकता है, कोई भी कल्चरल एलिमेंट हो सकता है। तो पृथ्वी के धरातल पर उसका वितरण कैसा है, यानी वो चीज, मान लीजिए हम वेजिटेशन की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, तो पृथ्वी के धरातल पर प्राकृतिक वनस्पति कहाँ कहाँ पर मिलती है, ठीक है। और वहां पर कहीं पर कम मिल रही है, कहीं पर ज्यादा, तो उसका कारण क्या, कहीं पर वो किसी विशेष तरह की, अब कहीं पर जैसे हमने फॉरेस्ट किए, कहीं पर क्या है, रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, कहीं पर क्या है, डेसिडुअस या पर्णपाती वन है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के जो वन है, तो उसका कारण क्या है, सब जगह एक जैसे वन क्यों नहीं, तो वो जो डिफरेंस उसमें नजर आता है, उनके वितरण में भी और उनके प्रकार में भी जो डिफरेंस नजर आता है, उसका जो कॉजल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, उसका जो है कारणात्मक जो व्याख्या है कि क्या कारण है, वो भी हम यहाँ पे भूगोल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर क्या मिलता है, उसके साथ साथ है क्यों मिलता है, वहां पर ही वो चीज मिल रही है तो क्यों मिल रही है, साथ में उसकी कॉजल एक्सप्लेनेशंस को भी हम यहाँ जो है भूगोल में देखते हैं, ठीक है। तो यानी भूगोल तो क्या है, स्थान से संबंधित जो है जानकारियों को डील करती है, स्थानिक जो जानकारियों को ही डील करती है। कोई भी चीज हो, पृथ्वी के धरातल पर मिलने वाली हर चीज को जो है हम भूगोल में डील कर सकते हैं, यानी उसको हम अध्ययन कर सकते हैं। और उसके साथ तो ज्योग्राफी तो स्थानों से संबंधित जानकारियों से डील करती है, लेकिन मैप को अगर देखें तो मैप ऑल्सो डील्स विद द स्पेस। तो मैप में भी हम स्थानों को दिखाते हैं और स्थानिक जो जानकारी है, स्थानों से संबंधित किसी भी तरह की जो जानकारी है उसको हम मैप में शो करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो ज्योग्राफी है, वो स्थानिक स्थानों से संबंधित जो है वितरण दिखाते हैं किन्हीं भी चीजों का, और दूसरी तरफ मैप है, मैप में भी क्या स्थानों को दिखाया जाता है और किसी भी तरह की स्थानिक जानकारी को दिखा सकते हैं। इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप हैं वो हेल्प करते हैं। इसीलिए यानी मैंने वो पहले मैप जो है, मैप की इंपॉर्टेंस वाले में मैंने बताया था ज्योग्राफी का और जो मैप्स का कैसे रिलेशन है, और यहाँ पे भी वो हमने दिखा दिया। तो ये भी स्थानों को दिखाता है और ये स्थानिक वितरण को दिखाता है। इसलिए दोनों को, यानी इन मैप्स के अंदर ये स्थानिक वितरण जो ज्योग्राफी में है उसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स हेल्प इन डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रीजनल वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स। इसलिए जो ये वितरण मानचित्र हैं, अब मैप का प्रयोग करके हम क्या है, जो भूगोलिक जो जानकारी है, जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी चीज का, तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे कहां पर कौन सी चीज मिल रही है। तो उसमें रीजनल वेरिएशन है। अभी जैसे मैंने वो जनसंख्या वाला जैसे वो मैप बनाया था, तो उसमें क्या था कि कहीं पर ज्यादा थी तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसी भी चीज का, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप जो है जनसंख्या को ले रहे हो, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप आपकी एक समझ, आपके अंदर एक समझ उत्पन्न करते हैं किसके बारे में, ठीक है, अबाउट द रीजनल वेरिएशन, अक्षेत्रीय विविधता, यानी किसी भी चीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लीजिए यहाँ पे जनसंख्या का वितरण दिखा रहे हैं, तो ये चीज जनसंख्या कैसे फैली हुई है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे मीडियम है। तो
तो इस जनसंख्या के वितरण में क्षेत्रीय विविधता यानी स्थान के अनुसार ये हर जगह बराबर नहीं मिल रहा है। जो भी एलिमेंट है, यहाँ पे हम एलिमेंट ले रहे हैं पॉपुलेशन, तो ये जो आपका एलिमेंट है वो हर जगह, हर क्षेत्र पर, हर स्थान पर बराबर से नहीं मिलता है। ठीक है, उसमें विविधताएं हैं, उसमें वेरिएशन है। ठीक है, तो वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे मध्यम है, यहाँ पे ये विरल है। तो जो ये मैप के जरिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप के जरिए ये हमें देखते ही पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो, ये डॉट यहाँ पे ज्यादा लगे हैं, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस जो जनसंख्या के वितरण में कितनी सारी रीजनल वेरिएशन है। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे मध्यम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे बिल्कुल ही कम है। ठीक है, तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन मैप को आप देखोगे तो उस चीज का, जिस भी एलिमेंट को पढ़ रहे हो उसका रीजनल वेरिएशन, क्षेत्र के अनुसार उसमें कितनी विविधता मिलती है, ठीक है, वो उसके बारे में आपको जो है बिल्कुल आसानी से और देखते ही आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन मैप क्या दिखाते हैं, किसी भी चीज की डिस्ट्रीब्यूशन में जो रीजनल वेरिएशन है, क्षेत्रीय विविधताएं हैं। अब मान लो वनों में भी अलग अलग तरह की विविध प्रकार के जो वन है, तो वनों के वितरण में किस तरह की विविधताएं हैं, क्षेत्र यानी किन किन क्षेत्रों में किस तरह का और कितना मिलता है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे जनसंख्या का है। ठीक है, तो और किसी भी चीज का जो क्षेत्रीय विविधताएं, मान लीजिए लैंग्वेज को पढ़ें, अगर भाषा के बारे में भी पढ़ें, तो जैसे भाषा क्या है, एक ह्यूमन एलिमेंट है, कल्चरल एलिमेंट है। तो भाषा का अगर आपको दिखाना है डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप दिखाओगे कि यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे हिंदी है। ठीक है, नीचे ये है, ये है, ये है, यहाँ पे बंगाल। तो आप उसको देखते ही, तो यानी जो है क्षेत्रीय विविधता, किन किन क्षेत्रों में कौन सी चीज मिलती है और कितनी मिलती है, तो क्षेत्रीय विविधताएं जो है आप जो है आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स के जरिए देख सकते हो। तो जब वितरण देखोगे तो उसके बारे में क्षेत्रीय विविधताएं भी आसानी से देख सकते हो, और साथ में उनका कारण भी। यहाँ पे जो क्षेत्रीय विविधता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें, तो उसका कारण भी साथ के साथ हम यहाँ पे जो है देखते हैं। ठीक है, मैप के जरिए आप समझ जाओगे। यहाँ पे इस क्षेत्र के बारे में अगर आपको जानकारी है तो इसका कारण भी समझ जाओगे कि यहाँ पे जो है क्या है, समतल मैदान है, जलवायु ऐसी है, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन का इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी आप एक तरह से समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। विदाउट द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी इन इट्स टोटलिटी। अगर भूगोल को उसकी संपूर्णता में, यानी उसके कारण सहित की बिल्कुल अच्छे तरीके से कि कहाँ पर क्या चीज मिलती है और क्यों मिलती है, अगर भूगोल को उसकी टोटलिटी में समझना है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन मैप के बिना संभव नहीं है। लगभग असंभव की बात करेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल, लेकिन क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैप के बिना अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो बहुत मुश्किल होता है ये काम। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन मैप है वो भूगोल का, ठीक है, संपूर्णता में और अच्छे प्रकार से समझने में आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये है इनका मेथड। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स अगर आपको आते हैं, यूज करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, ठीक है, तो आपको पता है, तो जो है वो आपकी ज्योग्राफी को समझने में बहुत, किसी भी स्थान की ज्योग्राफी को समझने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो यानी आप किसी भी जगह पे जा रहे हो, मान लीजिए किसी भी जगह पे आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ का जो मैप ले लो, डिस्ट्रीब्यूशन मैप ले लो। अगर मान लीजिए आपको किसी देश, दूसरे देश में जाना है, ठीक है, मान लीजिए टूर और ट्रैवलिंग के लिए ही जाना है, तो वहाँ के आप क्लाइमेट का जो है वो ले लो, क्लाइमेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको इंग्लैंड जाना है, तो इंग्लैंड का जो क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन मैप ले लो, आपको पता चल जाएगा तो कि जो है इंग्लैंड के किन किन हिस्सों में कितना टेम्परेचर होती है, कितनी रेनफॉल होती है, किन महीनों में जो है कैसा वहाँ की जो क्लाइमेट रहता है। ठीक है, अगर उनके ये पॉपुलेशन का, अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखना कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, वो देख सकते हो उसके जरिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपको वेजिटेशन का उनका देखना, तो वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन मैप उठाओ, या उनका नदी आपको अगर मतलब वहाँ पे जाना है, या आपको जो है माउंटेन्स देखने हैं,
ठीक है, तो वो उनका आप डिस्ट्रीब्यूशन मैप उठा के देख सकते हो। ठीक है, तो किसी भी जगह की ज्योग्राफी को अगर आपको उसकी टोटलिटी में अच्छी तरीके से समझना है तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल बन जाते हैं, उसके बिना ये लगा लो लगभग असंभव है अच्छे प्रकार से समझना। ठीक है, तो ये तो होगी जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स की इम्पोर्टेंस क्या है ज्योग्राफी में। ठीक है, अब आगे अगले पॉइंट पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स गिव ए विजुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी वो जो डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी, वितरण की जानकारी एक लिखित रूप में भी दे सकते हैं। मान लो वही बात है कि कहीं, मान लीजिए हम जैसे उदाहरण ले रहे थे अभी इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड की जलवायु के बारे में मान लीजिए आपको जानकारी चाहिए, तो अगर मान लीजिए आप एक नॉर्मल आदमी हो, आप वहां पे ट्रैवल कर रहे हो और आप थोड़ा सा वहां के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो एक तो तुमको उसी को क्या है, किसी रिटन टाइप में, लिखित रूप में उस जानकारी को पढ़ो कि वहां पे इतना है। ठीक है, इंग्लैंड के इस हिस्से में ये है, इतना मतलब टेम्परेचर रहता है, इतनी रेनफॉल है या ऐसी जलवायु है। जो तुम लिखित रूप में पढ़ते हो तो ना तो उसका उतना मन करेगा और ना ही वो आपको चीजें उतनी याद रहेंगी। तो यहाँ पे देखते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मैप अगर यूज करते हो उस लिखित जानकारी की बजाय तुम उसके बदले में एक मैप पकड़ा दो तो वो कितना आसान हो जाता, क्योंकि ये क्या हमें देता, विजुअल अंडरस्टैंडिंग कि इंग्लैंड का ये हिस्सा उत्तरी हिस्से में ये है, इस हिस्से में ये है, इस हिस्से में ये है। ठीक है, तो एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग देता है। ठीक है, तो दृष्टिगत जो हमें देखते ही पता चल जाती है अंडरस्टैंडिंग, ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो देखते ही हो जाए। ठीक है, तो विजुअल अंडरस्टैंडिंग देता है किसकी, ज्योग्राफिकल एलिमेंट, कोई भी ज्योग्राफिकल एलिमेंट है या कोई भी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है तो उनकी एक जो है दृष्टिगत समझ आपको देता है। ठीक है, विच मेक इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, तो जिसकी वजह से हमारे लिए आसानी हो जाती है, विच मेक इजियर फॉर, इसकी वजह से आसानी हो जाती है उन चीजों को समझने में, यानी देख कर समझना। ठीक है, समझने में भी और रिटेन करने में भी उस जानकारी वो आपके दिमाग में रहेगी भी। ठीक है, एक तो हो ना कि आप जैसे कई बार के आप पढ़ तो लेते हो लेकिन वो याद नहीं रहती, वो लंबे समय तक वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में नहीं रहती, लेकिन जिस चीज को आप देख लेते हो, ठीक है, तो वो जो किसी भी चीज का विजुअल इंप्रेशन होता है। ठीक है, तो जो है देखने की वजह से जो है, अगर आप सिर्फ किसी चीज को पढ़ते हो अलग बात है, किसी चीज को सुनते हो और फिर उसके बाद अगर किसी चीज को आप देखते हो तो वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपके दिमाग में ज्यादा होती है। ठीक है, तो रिटेन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ मैप, अगर कोई जानकारी आपको मैप के रूप में दे दी जाए किसी भी चीज के बारे में, कोई भी ज्योग्राफिकल जानकारी, किसी भी तरह की ज्योग्राफिकल जानकारी एक मैप के रूप में आपको दे दी जाए तो आपके लिए उसको समझना और उसको याद रख पाना जो है ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें चीजें दिखाई जाती हैं। ठीक है, और देखी हुई चीजें हमें हमारे दिमाग में जो किसी भी चीज का विजुअल इंप्रेशन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसका जो हमारे ऊपर लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो मैप हैं लिखित रूप की बजाय जो मैप हैं चीजों को दर्शाने के लिए, एक तो वो जल्दी से समझ में आते हैं, दूसरा वो याद भी मतलब लंबे समय तक रहते हैं, और तीसरा वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं बजाय के पढ़ने के। ठीक है, एक तो किसी चीज को पढ़ना पड़े, ठीक है, तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं। तो मैप्स जो हैं वो हमारी जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट भी करते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है दिस विजुअल अंडरस्टैंडिंग, जो हमें मैप को देखकर जो हमारी एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। तो किसी भी तरह के वितरण मानचित्रों के जरिए हमारी जो भी विजुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है वो हमारी हेल्प करती है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी में। ठीक है, तो जब हम कोई चीज को देख कर समझते हैं, ये जो विजुअल अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी किसी भी चीज के कंपैरिजन में अक्षेत्र के अनुसार, अक्षेत्रीय जो है तुलनात्मक जो अध्ययन है, मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे थे इंग्लैंड की ही, मान लीजिए जलवायु की ही, तो यहाँ पे आप देखोगे तो विजुअल अंडरस्टैंडिंग होगी किसकी, कंपैरिजन कर सकते हो कि यहाँ पर इस तरह की जलवायु है, यहाँ पर इस तरह की, यानी जलवायु के आधार पर ये 3 हिस्से हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इतना टेम्परेचर रहता है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है 20 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है इस हिस्से में, इंग्लैंड के नीचे वाले में मान लीजिए यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, मान लीजिए जिस भी मौसम में आप जा रहे हो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे साथ में कंपैरिजन करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स हैं उनके जरिए जो भी चीजें देखते हो तो वो जो है विजुअल इंप्रेशन की वजह से कंपैरिजन करना बिल्कुल आसान है।
ठीक है। तो देखते दिमाग में कि नीचे वाले दक्षिणी हिस्से में इतना टेम्परेचर है, मध्यम जो है एरिया है उसमें इतना है, और ऊपर वाला जो एरिया है वहां पे इतना है। तो कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है, अक्षेत्रगत रीजनल लेवल पे, अक्षेत्रीय आधार पे, यानी एरिया के आधार पे कि किस अक्षेत्र में, ठीक है ना, ये उत्तरी है, ये मध्यम है, ये दक्षिणी क्षेत्र, इस तरीके से। तो रीजनल लेवल पर क्षेत्र के आधार पर किसी चीज का तुलनात्मक, यानी दो चीजों का या एक ही चीज का, एक ही यहाँ पे चीज क्या है, जलवायु है, ठीक है, जलवायु है या टेम्परेचर है। मान लीजिए जलवायु है, तो यहाँ पे जलवायु का है तो एलिमेंट एक ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ पर अलग जलवायु है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग। तो एक ही चीज का अक्षेत्रीय जो विविधता है या अक्षेत्रीय जो है तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमें किसी भी चीज का जो वितरण है उसको प्रॉपर से जानने में और हेल्प मिलती है, और क्यों है वो भी एक तरह से हमें पता चलता है। तो विजुअल इंप्रेशन से चीजों को याद रखना, समझना आसान है, और साथ के साथ हम चीजों का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी ज्योग्राफी की जो इम्पोर्टेंस है भूगोल में क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना लगभग इम्पॉसिबल है। तो आप जितने भी आपने बुक्स देखी होंगी, जितनी भी तरह की मैप्स आपने देखे हैं अपनी अब तक की बुक्स में, तो वो ज़्यादातर वो सारे मैप्स क्या हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स हैं। तो उनको जाएं तो यानी वो अगर सिर्फ वो मैप भी याद रख लेते हो उन चीज़ों से संबंधित, तो बाकी चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मैप ही अपने आप में सारी चीज़ें, सारी कहानी कह देते हैं, ठीक है। तो अगर इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप है ना अपनी स्टडी में थोड़ा सा चेंज लेके आइए पढ़ने के तरीके में। तो वो जो लिखित रूप में जो चीज़ें मिलती हैं उस पे जोर देने की बजाय जो आपको मैप्स हैं उन पे थोड़ा सा जोर दे दीजिए। एक बार आप मैप्स को ढंग से कर लेते हो, उसके बाद क्या है, वो बहुत लंबे समय तक जो चीज़ें आप उसमें मैप्स के जरिए समझ लोगे या याद कर लोगे, वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहने वाली हैं, बजाय के जो लिखित रूप में जब तुम किसी भी चीज़ का वितरण याद करोगे तुम्हें 2 दिन भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप हैं आपके हर चैप्टर में कहीं ना कहीं दिए होते हैं, तो उन पर थोड़ा सा ज़्यादा आप जो है उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, उनको तवज्जो दीजिए, और उनको उनके जरिए है जो आपकी स्टडी है, ज्योग्राफिकल स्टडी है, उसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है पॉइंट है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैप। जब हम एक डिस्ट्रीब्यूशन मैप तैयार करते हैं, मैप को बनाने की स्टेजेस क्या है वो हम अपने लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं कि जो एक मैप बना जाता है, ठीक है, पहले जिस एरिया डिसाइड करते हैं, फिर उसकी स्केल डिसाइड करते हैं, फिर उसकी प्रोजेक्शन डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद हम आउटलाइन मैप बना लेते हैं, फिर जो हमें डाटा दिखाना है जो है वो डाटा दिखा देते हैं, ठीक है। और फिर जो है हम एक तरह से उसका जो है रिप्रोड्यूस भी आपका तैयार हो जाता है, कंपोजिशन कर देते हैं, उसकी बाहर की जो चीज़ें टाइटल वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें लगा देते हैं, और उसके बाद आप उसको रिप्रोड्यूस करते हो, उसका उत्पादन करते हो, और फिर उसका पुनरुत्पादन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन मैप बना रहे हो, ठीक है, तो किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन मैप बना रहे हो तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाते वक्त। अभी आपको अपनी प्रैक्टिकल में डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाने हैं, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ पे ध्यान रखें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अपनाते हो तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनेंगे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होंगे, ठीक है। तो जो पहली चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन को मैप बनाते समय, तो जो आप डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाओ दे शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो आपके मैप बने वो कैसे होने चाहिए, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। तो वो ऐसे होने चाहिए कि मैप तुम देखो, मैप जो भी जानकारी देना चाहते हैं वो खुद ब खुद उसमें दिख जाए, ठीक है, किसी को उस मैप को समझाना ना पड़े। अब मान लीजिए कोई मैप ऐसे बना दो तुम, ठीक है, और सामने वाला उसमें कंफ्यूज हो जाए, उसे पता ही ना चले कि ये कहना इस मैप में क्या जानकारी दी, इससे क्या पता चल रहा है। तो यानी उस जरूर फिर ये ना हो कि वो मान लीजिए आपने कोई मैप दिखा, उसमें आपने सही तरीके से जो जानकारी देनी थी सही तरीके से नहीं दिखाई, और मैं मान लीजिए है उस मैप को जो भी उसका रीडर है या जो व्यूअर है जो उस मैप को रीड कर रहा है वो जब देखेगा उसका कि ये कहना क्या चाहता है, इस यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, अगर सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चन रह जाते हैं, उसे प्रॉपर से वो चीज़ समझ नहीं आती, अगर उस मैप को देख के इसका मतलब क्या हुआ, वो मैप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, यानी
कुछ कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि ये यहाँ पे क्या, फिर आप बताओगे मैं तो यहाँ पे ये दिखाना चाहती हूँ, इसका मतलब ये है। अरे भाई जो मैप है, मान लीजिए आपकी बुक्स में जो मैप है, अब वो जिसने मैप बनाए वो तो है नहीं आपकी चीज का जवाब देने के लिए, यानी वो मैप बना दिए ना, वो ऐसे होनी चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, जो भी वो इन्फॉर्मेशन देने चाहिए वो साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे देखते ही समझ में आ जाए और उसके बारे में सामने वाले के दिमाग में कोई क्वेश्चन बाकी ही ना रहे। यानी आपको अपनी इंफॉर्मेशन इस तरीके से उस मैप में शो करनी है कि सामने वाले के दिमाग में कोई क्वेश्चन शेष रहे ही ना, कोई क्वेश्चन बचे ही ना। आप पहले ही उस चीज को इतना क्लियरली शो कर दो कि उसमें कोई भी जो है डाउट की, ठीक है, गुंजाइश, किसी डाउट की या क्वेश्चन की गुंजाइश ही ना रहे। ठीक है, तो ये कैसे होने चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि आप मैप बना के आपने रख दिया, दे दिया, छाप दिए, अब आपसे आप उन किसी को कोई कंफ्यूजन होती है तो आप उसका जवाब देने के लिए नहीं है ना। ठीक है, तो अगर सामने वाले को जानकारी सही तरीके से नहीं मिली और सही तरीके से उसको समझ नहीं आया, तो फिर इन डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स को बनाने का जो पर्पज है, वो जो उद्देश्य ही, वही विफल हो जाएगा। जो आप डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाते हो सामने वाले को इजीली समझाने के लिए बनाते हो ना, कि थोड़े में ही उनको इजीली सारी चीज समझ में आ जाए, और अगर वो चीज उनको समझ में ही ना आए, फिर भी मतलब कंफ्यूजन बाकी रह जाए, तो यानी आपके जो मैप, आपने इतनी मेहनत करी है, जो मैप बनाया है, तो वो जो आपकी मेहनत है या उसका उद्देश्य है, वो पर्पज है, वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो जो पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब अल्टीमेटली आखिर में आपका मैप बने तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही हो, सटीक हो और देखते ही समझ में आ जाए। ठीक है, वो इतना सरल तरीके से और इतना सही तरीके से दिखाई, एक्यूरेटली भी, और मतलब यानी हम कहेंगे कि एक सिंपल वे में दिखाई हो, कि देखते कोई इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से ना दिखाओ कि सामने वाले को पता ही ना चले कि ये क्या दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें कि कहाँ पर है, क्या है और क्यों है, वो सारी चीजें सामने वाले को देखते ही समझ में आनी चाहिए। ठीक है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेशन, आपको उस मैप के लिए एक्सप्लेन ना करना पड़े, वो मैप ही अपनी जानकारी खुद एक्सप्लेन कर दे, इतना इजीली, इतना सिंपल तरीके से और इतना एक्यूरेटली आप उसमें जो है जो भी चीजें हैं, जो फीचर है या इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं, वो इस तरीके से शो होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। उसके बाद आते हैं हम जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप कैसे होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन मैप शुड बी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे। ठीक है, तो यानी जब बनाओ तो उसमें किसी भी तरीके बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए और अट्रैक्टिव होने चाहिए इन विजुअल इंप्रेशन, जो तुम देखने में वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगने चाहिए। अगर आपके जो मैप हैं दिखने में अच्छे नहीं हैं तो वो सामने वाले को जो है अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी जैसे तुम्हारी बुक्स में देखना, ये जो तुम्हारी ये बुक है, इसमें देखोगे ये जो मैप है ना, बड़े ना तो इनका जैसे पेज उतना अच्छा है, ना इसमें जैसे कलर्स मतलब एक तरह से यूज किए गए। अगर ये जो सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट आपके यूज किए गए हैं, इसकी बजाय अगर इनका पेज जो है, पेज की क्वालिटी, पेपर की क्वालिटी अच्छी होती और ये कलर्ड होते, जैसे कि अपने एटलस में होते हैं। एक तुम्हारी बुक में जो मैप छपे हुए हैं, ठीक है, एक एटलस में जो मैप होते हैं, तो आपको है एटलस वाले मैप ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, उनको देखकर जो है आपको पढ़ने का या उनको देखने का मन ज्यादा करेगा। ठीक है, तो एक तो साफ सुथरे होने चाहिए, जब आप बनाओ तो साफ सुथरे होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि देखते सामने वाले का मन करे। बिल्कुल होता ना कि बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल अच्छे और अट्रैक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तभी जो है वो दूसरों को जो है अट्रैक्ट करेंगे खुद को, यानी उन मैप्स को देखने के लिए। फिर आता है वी शुड हैव ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफिकल रिलीफ। जब तुम किसी भी जगह का डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाते हो, ठीक है, तो किसी भी जगह का जब डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाना है तो उस स्थान का, मान लीजिए भारत का कोई डिस्ट्रीब्यूशन मैप बना रहे हैं, तो भारत का जो ज्योग्राफिकल, भौगोलिक जो उच्चावच है या फीचर है या जो लक्षण है या धरातल, तो उस जगह की भौगोलिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, भौगोलिक भी खासकर कौन सी, धरातल से संबंधित।
ठीक है। तो यानी कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पर पर्वत हैं, किस तरह के लैंडफॉर्म है, किस तरह की स्थलाकृति है, ठीक है, या किस तरह की जलवायु है, ठीक है। तो यानी जो भी भौगोलिक जानकारियां अगर आपको हो ना, तो आपको उस जगह का जो है रिलीफ का भी पता, उच्चावच का भी पता है, उस जगह की जलवायु का भी पता है, उस जगह की नेचुरल वेजिटेशन का भी पता है, मिट्टी का भी पता है। तो अगर मान लीजिए आपको जनसंख्या दिखानी है, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन मैप दिखा रहे हो, तो जनसंख्या किन चीजों पर डिपेंड करती है, किसी जगह की जनसंख्या कितनी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, तो वहां की क्या है, जलवायु पर, वहां के धरातल पर, ठीक है, वहां की मिट्टी पर, वहां पर जल की उपलब्धता कितनी है, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे कारणों के बारे में आपको पता हो, तभी आपको क्या है ये पता लगा पाओगे कि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगी, सघन होगी, मध्यम होगी कि विरल होगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर जनसंख्या का तुम शो कर रहे हो तो उस जगह की ठीक है, धरातल की जानकारी, जलवायु की जानकारी, ठीक है, जो है और प्राकृतिक या वनस्पति की या उन चीजों की जो है बायोलॉजिकल जो है इंफॉर्मेशन है, वो आपके पास जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ऑफ द कंसर्न्ड एरिया जिसकी भी बात करें, सो दैट डिपिक्शन ऑफ एलिमेंट्स सीम्स नेचुरल। एक तो तुम सिर्फ देख कर ऐसे बना दो, मान लीजिए इंडिया के बारे में जैसे आपको पता है कि यहाँ पर ये मैदान है, ठीक है, यहाँ पर पर्वत हैं, यहाँ हिमालय है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अब मान लीजिए कोई दूसरा देश है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। मान लो इंग्लैंड का मैप बनाने को कह दिया जाए, तो इंग्लैंड के बारे में क्या है आपके पास है, जो कि कैसा वहां का धरातल है, कैसी जलवायु है, ठीक है, कैसी प्राकृतिक वनस्पति, उनके बारे में आपको कोई खास जानकारी नहीं है। तो जब आप किसी भी आंकड़े दे दिए, ठीक है, आंकड़े दे दिए और आप उन आंकड़ों को इसमें शो करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई आंकड़ा, कई बार क्या होता है कि उनमें कुछ कंफ्यूजन होती है या कुछ भी है, तो आप अपने आप से उनमें कुछ करेक्शन करना या उसमें कुछ अपने हिसाब से उसको दिखाना वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन अगर किसी जगह की ज्योग्राफिकल जो जानकारी, आपके भौगोलिक जानकारी अगर आपके पास है, तो आप उनका मीनिंग, ये जो आंकड़े दिखाओगे उनका मीनिंग, हाँ यहाँ पे ये फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, ठीक है, यहाँ पे कैसा, उसको किस तरीके से दिखा, तो वो नेचुरल होगा क्योंकि आपको उस जगह की जानकारी है। तो आप कोरिलेट कर पाओगे, आप उन चीजों को समझ पाओगे कि यहाँ पे जो आंकड़े हैं तो यहाँ पे ये क्यों आ रहे हैं, तो आप समझ पाओगे। अगर उस जगह की भौगोलिक जानकारी नहीं है, सिर्फ सीधे उठा के अभी ये इस तरीके से बनाते हैं ये आंकड़े और उठा के तुमने बना दिया, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, किसी भी जगह के बारे में जो है जानकारी जो आपको शो करनी है, तो वहाँ की भौगोलिक जानकारी जो है, बेसिक जानकारी है, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जब आप उन मैप्स में उन जो है दूसरी जानकारियों को शो करो तो आप उनको नेचुरल तरीके से जो है बिल्कुल आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लियर होंगी। जितना दिमाग में क्लियर होंगी तो वो उतना अच्छे तरीके से उस मैप में नजर आएंगी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, वी शुड हैव एन आउटलाइन मैप। अब मैप बनाना है, मैप बनाने के लिए पहले आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाना है, तो पहले आपके पास एक आउटलाइन मैप होना चाहिए, जो जिसको कहेंगे खाली मैप, सिर्फ आउटलाइन है तो एक आउटलाइन मैप होना चाहिए। और जो आउटलाइन मैप कैसा होना चाहिए, इज बेस्ड ऑन, मैप बेस्ड ऑन इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, ठीक है। तो मैप तो बहुत सारे तरह के प्रोजेक्शन पे बनते हैं, इक्वल एरिया है या इक्वी डिस्टेंट हो सकता है, ठीक है, अलग अलग तरह के आपके मैप हो सकते हैं। खासकर ये चीज ध्यान रखें, और पिछली बार जब हमने प्रोजेक्शन की थी तब भी हमने कहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप होते हैं, किसी भी तरह का वितरण दिखाना है तो उसमें ये एरिया भी दिखाते हैं कि किस जगह, तो वहां पे आप एरिया जो है वो शुद्ध होना चाहिए। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी चीज का दिखाओ तो उसके लिए उस स्थान का जो अक्षेत्रफल है वो शुद्ध होना चाहिए, और अक्षेत्रफल, शुद्ध अक्षेत्रफल के लिए इस तरह की जो प्रोजेक्शन यूज की जाती है वो है इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, ठीक है। तो अक्षेत्रफल अगर शुद्ध दिखाना है तो क्या होगा आपका जो है इक्वल एरिया प्रोजेक्शन आपको यूज करनी है। तो आउटलाइन कैसा होना, आउटलाइन मैप ऐसा होना चाहिए जो इक्वल एरिया प्रोजेक्शन जो है उस पे बनाया गया हो, ठीक है। तो आउटलाइन मैप हो और वो मैप किस पर आधारित हो, इक्वल एरिया प्रोजेक्शन पर बनाया गया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन मैप है ना, शुद्ध क्षेत्रफल, डिस्ट्रीब्यूशन मैप दिखाने के लिए आपको शुद्ध क्षेत्रफल जो है आपके पास उस जगह का होना चाहिए, ठीक है।
और शुद्ध क्षेत्रफल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में ही हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको हम जब ये आउटलाइन मैप होगा जो इक्वल एरिया प्रोजेक्शन पर बना हुआ होगा उसको हम बेस मैप मानते हैं, बेस मैप आधार। ठीक है, और उसके अंदर फिर हम पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। तो वो आउटलाइन मैप है वो बेस मैप हो गया, उसी को आधार मानकर उसी के अंदर हम क्या है जो भी हम एलिमेंट दिखाना चाहते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे और वो तब हमारा क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन मैप बन जाएगा। तो वो तब वो बेस मैप से या आउटलाइन मैप से क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन मैप बन गया, जब हमने उसके अंदर जो है किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया तो। ठीक है, ये किसका माइकोन है, ये मतलब इस तरीके से जो है वो मत किया करो, सारी मतलब वीडियो भी खराब होती है और मेरी जो एक फ्लो होता है वो भी खराब होता है। इसको बंद कर लीजिए जिसका भी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वी शुड हैव ऑथेंटिक एंड सफिशिएंट डाटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो डाटा है, आंकड़े ही तो दिखाने हैं। वो जो जानकारी तुम दिखाना चाहते हो या आंकड़े मैप में दिखाना चाहते हो वो कैसे होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, इसलिए खासकर जो गवर्नमेंट का डाटा हो या कोई भी रिलायबल एजेंसी है, जैसे गवर्नमेंट का जो डाटा होता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे मैप है, मान लीजिए जनसंख्या से संबंधित मैप, तो उसमें जो जानकारी ली जाती है, जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वो गवर्नमेंट के सेंसस डाटा से लिए गए आंकड़े होते हैं। ठीक है, तो जो भी जानकारी दिखा वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो ओरिजिनल होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए और पर्याप्त होने चाहिए। आधे अधूरे डाटा नहीं जिससे वो चीज समझ ही ना पाए। यानी उस चीज को डिस्ट्रीब्यूशन को सही तरीके से दिखाने के लिए जितने आंकड़ों की जरूरत है, सफिशिएंट मतलब जितने पर्याप्त हो उस चीज को शो करने के लिए, तो पर्याप्त आधा अधूरा डाटा ना हो, यानी पर्याप्त डाटा हो और वो जो है वो ऑथेंटिक भी हो, वो सही भी हो। इस तरीके का डाटा आपके पास होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन मैप को बनाने से पहले। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट है, वी शुड हैव एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ मैपिंग टेक्निक और मेथड्स। अब बनाना है, अगर तुम्हें बनाने की कैसे जो मैप बनाए जा, मैपिंग की टेक्निक यानी मैप कैसे बनाए जाते हैं और उनके जो है विधि कौन कौन सी हैं, कौन कौन से